नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी सीखो में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम क्या कर रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रिवीजन। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं? 1858 के एक्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, 1858 का एक्ट, एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। कंपनी का शासन शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और किसका शासन शुरू किया गया? ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। किसका? ब्रिटिश क्राउन का शासन। मैंने आपको चार्ट बताया था ना, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। ठीक है, इसकी हमने पृष्ठभूमि बताई थी, क्या क्या थी? पृष्ठभूमि हमने बता चुके थे। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1813 के बाद ब्रिटिश व्यापारियों का दबाव बढ़ने लगा। ठीक है, व्यापारियों का दबाव बढ़ने लगा, व्यापारियों का दबाव। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया था भारत में शासन करने का। और क्या था? ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका, क्या मिल गया था? मौका। ठीक है, इसमें इस एक्ट में क्या क्या परिवर्तन हुए? इसमें दो परिवर्तन हुए। ठीक है, एक तो इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ, ठीक है, और इंडिया में परिवर्तन हुआ। तो जानेंगे कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, बात करें इंग्लैंड की। अगर बात करें हम इंग्लैंड की, इंग्लैंड में क्या क्या परिवर्तन हुए? इंग्लैंड में परिवर्तन, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हुए ये हम जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ब्रिटेन में ये कहाँ था? ये ब्रिटेन में था, ब्रिटेन में। ठीक है, इन दोनों में ही क्या था? भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। भारत, इन दोनों का ही भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और भारत में शासन के लिए क्या किया गया? भारत में शासन के लिए संसद या गृह सरकार की स्थापना की गई। किसकी? संसद, या फिर इसे कहें गृह सरकार की स्थापना की गई। गृह सरकार मैंने आपको बता दिया था क्या था। ठीक है, और इसके कार्य जो थे वो थे भारत के शासन पर नियंत्रित करना। इनका कार्य क्या था? कार्य था इनका, कार्य क्या था? भारत के शासन पर नियंत्रण रखना, भारत के शासन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, नियंत्रण रखना। ठीक है, अगर बात करें वेतन की, इसमें इस वाले एक्ट में वेतन की, वेतन प्लस जो आपके भत्ते थे, वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जा रहे थे? भारत सचिव को, भारत सचिव और उसकी परिषद को वेतन कहाँ से दिए जा रहे थे? भारत के राजस्व से, भारत के राजस्व से, जिसका कांग्रेस विरोध करती रही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर बात करें दूसरी बात, दूसरी बात है आपकी भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए? भारत में परिवर्तन, भारत में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए भारत में, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। जो कंपनी का शासन था वो तो समाप्त हो गया था भाई। कंपनी का जो शासन था, शासन भारत में समाप्त हो गया। सबसे बड़ा पहला तो यही था, मुख्य बात जो थी पहले यही थी। और दूसरी बात थी कि ब्रिटिश क्राउन का
ब्रिटिश क्राउन बोल दीजिए या फिर ताज बोल दीजिए। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था, क्राउन का शासन शुरू। ठीक है, पहला परिवर्तन तो यही हुआ। अब यहाँ पे एक बात ये भी आई कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, जीजी यानी कि गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो अब क्या कहलाएगा, वायसराय। ठीक है, क्या कहलाने लगा, वायसराय। और मैंने आपको बताया था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम प्रथम वायसराय कौन था, ये मैंने आपको बताया था। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, एक तो हमने बंगाल का गवर्नर था, इसको मैं इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, फिर भारत के गवर्नर जनरल को, इंडिया के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया। क्या बना दिया, वायसराय, वायसराय। ठीक है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस बनेंगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, वो सभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन था और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, ये बात है, यही हुआ था ना 1858 में। ठीक है, चले आगे। फिर आपका आता है 1861 का एक्ट। ठीक है, किसका, 1861 का एक्ट। इसमें कई महत्वपूर्ण एक्ट ऑफ 1861, 1861 का एक्ट हुआ, इसमें भी कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। ठीक है, जैसे जैसे अगर बात करें केंद्र में विधान परिषद की, केंद्र में विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना। ठीक है, वायसराय वायसराय या फिर गवर्नर जनरल, वायसराय या फिर कहें गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, इनकी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। क्या करती गई, शक्तियों में वृद्धि। ठीक है, याद रहेगा। और राष्ट्रवाद का उदय यहीं से हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से माना जाता है, 1861 के एक्ट से। ठीक है, आपको मैंने बताया कि इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त हो गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। किसको प्राप्त थी, गवर्नर जनरल को। ठीक है, ठीक है ना। और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की थी। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग, इसके द्वारा क्या लाया गई, विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। ठीक है, याद रहेगा ना। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल सिस्टम, डिपार्टमेंटल सिस्टम किसने शुरू किया, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। और दूसरी बात थी कि प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी इसमें, प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी गई, की शक्ति वापस कर दी गई। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज और लिख लिएगा इसमें,
एक जनवरी 1884, 1 जनवरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है ना। 1 जनवरी 1884, 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। को को ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ये वाला पॉइंट मैंने कहीं से देखा था, इसीलिए ये मैंने आपको बता दिया। एक में मैंने आपको 1833 भी बताया होगा, ठीक है। 1833 में क्या हुआ, कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त किया गया था, ठीक है। ये मैंने बताया था एक बार आपको, ठीक है ना। और शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया। शाही उपाधि अधिनियम कब लाया गया, 1876 में, ठीक है। इसी के साथ 28 अप्रैल 1876 यानी कि 1876 में महारानी विक्टोरिया को, किसको, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, भारत की सम्राट बनाया गया। विक्टोरिया को भारत की सामग्री सामग्री या फिर सम्राट भी बोल सकते हैं, सम्राट बनाया, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। अब हम पढ़ेंगे 1892 का एक्ट, ठीक है, ठीक है। एक्ट ऑफ 1892 ये हम पढ़ेंगे कहाँ पर, अपनी पीपीटी पर, ठीक है। चलिए चलते हैं, एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। क्या कहता है इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, एक्ट ऑफ 1892, 1892 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1892, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो अधिनियम द्वारा क्या किया गया, केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, केंद्र और विधान परिषद, प्रांतों की विधान परिषद, इनकी संख्या में क्या कर दी गई, वृद्धि की गई। और केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य होते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल को उनके नामांकित करने के नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, ठीक है। यानी कि वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार किस में दिया गया, 1892 के एक्ट में, ठीक है। लेकिन परिषद के अध्यक्ष को, जो परिषद का अध्यक्ष था, उसको भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का पूरा पूरा अधिकार था। चाहे तो वो क्या करे, उसे स्वीकार करे उसके सवाल को, चाहे उसको अस्वीकार करे, ठीक है। वो उसके स्वयं विवेक की पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्वयं विवेक यानी कि इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। मद्रास और बॉम्बे को विधान परिषदों में 8 से लेकर 20 तक, ठीक है। बंबई को विधान परिषदों में 8 से लेकर 20 तक, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में 15 सदस्य होते थे, ठीक है। परिषदों के अतिरिक्त सदस्य स्थानीय संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, राज्य, जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं आदि द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। किस किस से, विश्वविद्यालय, राज्य, जिला बोर्डों, ठीक है, नगर पालिकाओं आदि द्वारा निर्वाचित किए जाते। उसके पश्चात उन्हें परिषदों में नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है ये। हाँ जी,
कमियां भी हमने वैसे पढ़ ली थी पहले भी, ठीक है। एक बार फिर कर लेते हैं, मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं कि प्रथम 4 कमियां इसमें हमने बताई गई थी कि जो निर्वाचन की पद्धति थी वो अन्यायपूर्ण थी और निर्वाचित व्यक्ति वास्तव में जनता का नहीं करते थे, जनता का कार्य नहीं करते थे। जनता के कुछ वर्गों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जबकि कुछ वर्गों को बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। बम्बई विधान परिषद में यूरोपियन व्यापारी को 6 स्थान, किंतु भारतीय व्यापारी को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था, ठीक है। एक तो ये थी और दूसरी बात थी विधान परिषद की विधायी शक्तियां अत्यंत सीमित थी, ठीक है, यानी कि लिमिटेड थी बिल्कुल ही, ठीक है। सदस्यों को अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है। एक चीज पूरक प्रश्न भी आपको एक सवाल आया था। पूरक प्रश्न क्या होता है कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना, ठीक है। प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना क्या क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई प्रश्न किया, कोई सवाल किया, ठीक है, उत्तर दिया, तो उसके बाद आपने क्या हुआ, दोबारा एक नया क्वेश्चन उससे पूछ लिया, तो उसे बोलते हैं पूरक प्रश्न, ठीक है। फिर तीसरा, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। जो प्राइवेट सदस्य थे उनकी सदस्य कम थी और विधान परिषद के 20 में से केवल 6 सदस्य गैर सरकारी होते थे, यानी कि 20 में से कुल 6 सदस्य गैर सरकारी होते थे और 14 सदस्य सरकारी, ठीक है। पंजाब को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था और ना ही केंद्रीय विधान परिषद में और ना प्रांतीय विधान परिषद में, ठीक है। जो गैर सरकारी सदस्य विधेयक में संशोधन नहीं करा सकते थे, उनको दिए गए बहस के जो अधिकार थे वो बिल्कुल बेकार थे, बिल्कुल व्यर्थ थे, ठीक है। तीसरी बात तो ये थी। और चौथी बात क्या थी कि प्रांतीय परिषद इतनी छोटी थी कि वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, ठीक है। बंगाल के 70 लाख लोगों के 7 सदस्य परिषद में थे, ठीक है। कितने? 7, 70 लाख लोगों में से 7 सदस्य ही कहाँ थे? परिषद में थे। तो आप देख लें कितना फासला हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1892 की पृष्ठभूमि। क्या थी 1892 की पृष्ठभूमि, ये हम जानेंगे, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। सॉरी। हाँ जी, हाँ। पहली बात तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात थी, पहली बात थी इसमें आपकी कि विधान परिषद केंद्र प्लस प्रांतों में, जो विधान परिषद थी केंद्र और प्रांतों की, इनकी सीटों की संख्या में क्या की गई? वृद्धि की गई। क्या की गई? वृद्धि की गई। और प्रथम बार निर्वाचन शुरू हो गया। कैसा? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसमें इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, किंतु निर्वाचन यहीं से प्रारंभ हुआ। प्रयोग नहीं किया गया किंतु निर्वाचन यहीं से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सदस्यों की संख्या में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। पृथक निर्वाचन मंडल शुरू हुआ। पहला पृथक निर्वाचन मंडल किसके लिए शुरू हुआ? मुस्लिम वर्ग के लिए। पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है ये जान लीजिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा पहले, पृथक निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, जिस वर्ग का उम्मीदवार होगा, किसे कहते हैं? जिस वर्ग का उम्मीदवार होगा उसी वर्ग के लोगों द्वारा उसका चुनाव करना क्या कहलाता है? पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। ध्यान रहेगा। बात करें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सरकारी को शामिल किया गया और प्रथम भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा कौन थे? प्रथम भारतीय थे ऐसे। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि एसपी सिन्हा को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि प्राप्त थी? लॉर्ड की उपाधि प्राप्त थी। लॉर्ड उपाधि किसे प्राप्त थी? एसपी सिन्हा को। ध्यान रहेगा ना। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है कि विधान परिषद प्लस केंद्र और प्रांत में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। क्या क्या वृद्धि की गई ये देख लीजिएगा, समझिएगा। केंद्र में विधान परिषद थी, ठीक है। इसमें अतिरिक्त सदस्य संख्या पहले 6 थी, अब 6 से बढ़ाकर कितने कर दी गई? 12 सीटें कर दी गई, सीट्स, ठीक है। अब 10 से 16 सीटें तथा न्यूनतम 10 सदस्य गैर सरकारी होंगी,
ठीक है। अब इसका मतलब प्राइवेट जो सदस्य होंगे यानी कि गैर सरकारी सदस्य कौन होंगे, कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है। और कुछ प्रांतों में विभिन्न सीटों में वृद्धि की गई। ठीक है, सब में अलग अलग की गई। ठीक है, वो आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये हैं। ठीक है। फिर बात करें प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ। ठीक है, इसमें क्या था, गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा, जिला बोर्ड द्वारा, जिला बोर्ड, ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा, नगर पालिका द्वारा, ठीक है, और वाणिज्य मंडल द्वारा किया जाता था। वाणिज्य मंडल, इनकी सिफारिशों पर क्या किया जाने लगा, निर्वाचन, गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किया जाने लगा, यानी कि चुनाव किया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब सदस्य की शक्तियां क्या थी कि बजट पर बहस करने की अधिकार थी। ठीक है, प्रश्न पूछने की शक्ति थी। ठीक है, क्या क्या शक्ति थी, बजट पर बहस करने की शक्ति और प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त थी। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न पूछने की शक्ति तो दी गई। अब 6 दिन पूर्व, 6 दिन पूर्व प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी, लेकिन 6 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य कर दी गई कि जब प्रश्न पूछा जाएगा उससे 6 दिन पूर्व पहले सूचना दी जाएगी। ठीक है, सूचना दिन पूर्व सूचना को अनिवार्य किया गया। ठीक है, परंतु सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं की। जरूरी नहीं है कि उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को कि आपको प्रश्न पूछने की शक्ति है, लेकिन 6 दिन पूर्व, 6 दिन पहले आपको सूचना देना अनिवार्य होगा। अब अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वो जवाब दे या ना दे। ठीक है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सवाल का जवाब दे या ना दे। ठीक है, अब इससे कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट मैं बताता हूं कि क्या क्या पॉइंट थे। एक निष्कर्ष निकलता है कि परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन परिषदीय अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे किसी भी प्रश्न को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार था। बात वही थी जो मैंने आपको बताई कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अधिकार दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया सरकार से। ठीक है, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है आगे के, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है आपका, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1892 ही चल रहा है कि पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं, यानी कि पूरक प्रश्न मैंने आपको बताया कि पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं। ठीक है, कैसे, पूरक प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न होता है सवाल पर सवाल करना। ठीक है, ये होता है पूरक प्रश्न। ठीक है, मत का अधिकार नहीं था, इस समय मत का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन परिषदीय अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे किसी भी प्रश्न को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है हमारा, इसको पढ़ते हैं। हाँ, बात आती है 1909, 1909 का एक्ट। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्ले
मिंटो सुधार। ठीक है, एक छोटी सी बात समझिएगा। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इसे लागू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका बाहरी उद्देश्य था 1892 के एक्ट में सुधार करना। ये क्या था? बाहरी उद्देश्य था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम में फूट डालना और नरम दल और गरम दल में फूट डालना, ये था इसका आंतरिक उद्देश्य। ठीक है, एक चीज लिखिएगा, हाँ ये समझिएगा कि माल्य मिंटो सुधार इसे क्यों कहते हैं, ये जान लेगा 1919 के एक्ट के। बेटा जो ये एक्ट हैं इनके बारे में जो भी ये लिखा हुआ है कि क्यों कहते हैं, ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इनसे ही पता लगता है कि एक्ट क्यों आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है ना, चलिए। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का क्या बनाया गया? वायसराय नियुक्त किया गया। किसके? लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। और जॉन मार्ले भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि एक चीज देखिएगा, मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो ये थे वायसराय। ठीक है, और इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? सांप्रदायिकता का जनक। सांप्रदायिकता का जनक किसे बुलाया जाता है? मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, और जॉन मार्ले कौन थे? जॉन मार्ले ये थे भारत का राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव। ठीक है, ये कैसे थे? उदारवादी विचारक थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। ठीक है, सुधारों के समर्थक थे कौन? मार्ले को के समर्थक भारत में। ठीक है, हाँ सुनिए, मार्ले कौन थे? उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासनों में सुधार के समर्थक थे। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मार्ले के विचारों से क्या थे? सहमत थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या था? देखिए, भारत के वायसराय मिंटो भारत के सचिव जॉन मार्ले के विचारों से क्या थे? सहमत थे। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा किए गए सुधारों को ही क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, समझे मार्ले मिंटो सुधार क्या है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कहता है ये, इसके क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला प्रावधान था इसका कि परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, परिषद सदस्य की शक्तियां, पृथक निर्वाचन मंडल शुरू, जो मैंने बताया मुस्लिम वर्ग। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक प्रथम भारतीय सरकारी शामिल किया गया, जो मैं बता चुका हूं पीछे। ठीक है, कौन था? एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, और इन्हें ही मैंने बताया कि इनको ब्रिटिश से क्या प्राप्त थी? ब्रिटिश उपाधि। ब्रिटिश उपाधि प्राप्त थी। कौन सी थी? ब्रिटिश की उपाधि, लॉर्ड की उपाधि। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए पढ़ें आगे। देखिए, परिषदों की संख्या में वृद्धि, क्या क्या वृद्धि की ये पढ़ लेते हैं कि केंद्र में 16 सीटों से 60 सीटों तक वृद्धि की गई, जिसमें आधे गैर सरकारी और सरकारी का बहुमत रहेगा। ठीक है, आधे तो गैर सरकारी होंगे किंतु सरकारी का क्या रखा गया? बहुमत रखा गया। ठीक है, 4 प्रकार के सदस्य बनाए गए। 4 प्रकार के सदस्य कैसे?
पदेन सदस्य होंगे। कैसे? पदेन सदस्य, ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी सदस्य, सरकारी और गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। मनोनीत सदस्य होंगे और निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। ये 4 प्रकार के सदस्य रखे गए, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, आज ये नेक्स्ट पेज क्या कहता है इसका। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन यहीं से प्रारंभ हुआ, लेकिन मत अधिकार सीमित रखा गया, ठीक है। मताधिकार सीमित कैसे रखा गया कि जो व्यक्ति टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड हैं, इस तरीके के लोगों को ही क्या गया, मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। मताधिकार योग्य व्यक्ति कर संपत्ति जो कर अदा करते हैं, जिसकी संपत्ति है, और शिक्षा के आधार पर वोट का अधिकार दिया गया, जिसमें कुल 10% लोग ही शामिल थे। ऐसे सिर्फ 10% लोग ही थे जो टैक्स पे करते थे, जिनकी संपत्ति ठीक ठाक थी, और जो एजुकेटेड थे, ठीक है। आधार यही रखा गया, वोटिंग का आधार यही रखा गया। वोटिंग का आधार क्या रखा गया? वोटिंग का आधार यही रखा गया कि जो टैक्स पे करते हैं और जिसकी अपनी संपत्ति है और जो एजुकेटेड है, ठीक है, इनको ही वोट का अधिकार दिया गया। और ऐसे ही लोग कितने थे? 10% लोग ही थे, बस, ज़्यादा भी नहीं थे, ठीक है। अब पार्षदों की शक्तियाँ करी गई कि प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया पार्षदों को, ठीक है। बजट की विवेचना का अधिकार दिया गया और लोकहित के मामलों पर अब बहस का अधिकार दिया गया, ठीक है। निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, वायसराय की कारणीय परिषद में एक भारतीय सरकारी शामिल, ठीक है। निर्वाचन मंडल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एसपी सिन्हा थे और प्रथम ब्रिटिश भारत में सचिव की परिषद में इंडियन काउंसिलिंग के 2 सदस्य शामिल किए गए। ये ध्यान रखना आप, क्या है ये, इसको पढ़ लीजिए एक बार, कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सरकारी शामिल किया गया। वो कौन थे? एसपी सिन्हा, ठीक है। और प्रथम बार ब्रिटिश में भारत सचिव की परिषद में इंडियन काउंसिलिंग के 2 भारतीय कौन कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंडियन काउंसिलिंग के 2 भारतीय सदस्यों के नाम बताइए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। बता पाएंगे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, आगे क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। हाँ, इन सब के बावजूद मार्ले मिंटो सुधार भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा, यानी कि ये एक्ट भी असफल रहा। देखिए, इतने एक्ट बने और उसके बाद एक्ट बनते गए, ठीक है। उसका कारण यही था कि वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पा रहे थे, और प्रभावी नहीं हो रहे थे तो उनमें संशोधन भी किया जा रहा था, तो इसीलिए इतने एक्ट आ गए, ठीक है। उसी के लिए इतने एक्ट आ रहे हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, इन सब के बावजूद मार्ली मिंटो सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व सरकार की भी मांग की जा रही थी कि उत्तरदायी सरकार हो, कि भारतीयों की मांग थी कि एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना, ठीक है। उनकी यह मांग पूरी ना हो सकी, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल के सरकारी सदस्य कोई भी पर्सन नहीं पूछ सकते थे। जो केंद्रीय विधानमंडल थे, इसके जो सरकारी सदस्य थे, उनमें कोई भी पर्सन नहीं पूछ सकते थे। वे मतदान में सदा सरकार का ही समर्थन करते थे। गैर सरकारी सदस्य भी यही करते थे, ठीक है। वो भी सरकार का समर्थन करते थे, जैसे सरकार कह देगी वैसे ही ठीक है, ठीक है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और मत देने का अधिकार जो पद्धति थी वो दोषपूर्ण थी। जो वोटिंग सिस्टम था वो बिल्कुल बेकार थी, ठीक है। अधिनियम ने एक संकुचित तथा विभेदकारी मताधिकार प्रदान किया, जिससे आगे चलकर देश का विभाजन हुआ, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके अधिनियम ने मुसलमानों का पक्षपात किया। क्या किया? मुसलमानों का पक्षपात किया। मुस्लिम तथा हिंदू मतदाता, जो मुस्लिम और हिंदू वोटर्स थे, को अर्हताएं भिन्न भिन्न थी। ऐसा मुसलमान को खुश करने के लिए किया गया,
इसमें स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, 1909 में भी स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। हाँ जी, आ जाइए। विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन और तीव्र बढ़ने लगा। ठीक है, कांग्रेस ने अपना आंदोलन और भी तेज कर दिया और 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में भारतवासियों की महत्वाकांक्षा को प्रगति प्रदान की गई कि अंग्रेजों ने वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक समझा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा बेटा, जो ये बात कह रहा है कि जो विदेशी प्रभुत्व था उसके विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया और कांग्रेस ने भी अपना आंदोलन और तेज कर दिया। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, 1914 से कब तक चला था? ठीक है, सेकंड वाला बताइएगा। फर्स्ट 1914 तक चला था, 1914 से शुरू हुआ था, सेकंड भी हुआ था। ठीक है, विश्व युद्ध में भारतवासियों की महत्वाकांक्षा को प्रगति प्रदान की। अंग्रेजों ने वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना क्या करा? आवश्यक समझा। अब उन्हें सुधार की आवश्यकता लगने लगी। ठीक है, सन 1917 में भारत के नए राज्य सचिव कौन बने? मिस्टर मॉन्टेग्यू। कौन बने? मिस्टर मॉन्टेग्यू। कौन बने? राज्य सचिव। ठीक है, इन्होंने क्या करा? भारत में अधिक सुधारों का समर्थन किया। इन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार की नीति होगी और प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के सहचार्य को बढ़ाया जाए, यानी कि उनके सहयोग को बढ़ाया जाए। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों के रूप में उत्तरदायित्व शासन का विकास होता रहे। इस घोषणा के बाद भारत के राजनीतिक व्यवस्था की जांच के लिए भारत आए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के साथ देश भर का दौरा किया और राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने ही 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसे मॉन्टेग्यू योजना, मॉन्टफोर्ट योजना कहलाई। ठीक है, क्या कहलाई? मॉन्टफोर्ट योजना। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत में किए जाने वाले भावी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की और रिपोर्ट के आधार पर ही ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया जो क्या कहलाता है? 1919 में पारित होकर भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाया। ठीक है, इसी रिपोर्ट को क्या बोला गया? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, याद रहेगा। अब मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू जैसे भी बताया भारत सचिव थे। ठीक है, भारत सचिव। और चैम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे, वायसराय। कहीं गवर्नर जनरल लिखा मिले तो वो भी सही होगा। ठीक है, ठीक है, देसी रियासतों के लिए वायसराय था और वैसे गवर्नर जनरल था। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। हाँ जी, 1919 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसे क्या बुलाया जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ध्यान रहेगा। और मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव, सचिव। और चैम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे, वायसराय। ठीक है, या गवर्नर जनरल लिख लीजिए, गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। मुस्लिम समुदाय का ब्रिटिश सरकार से मोहभंग हुआ। जो मुस्लिम समुदाय था इसका ब्रिटिश सरकार से क्या हो गया? मोहभंग हो गया। ठीक है, गरम दल और नरम दल में मिलाप हो गया और लखनऊ पैक्ट भी इसी में हुआ 1919 के उसमें एक्ट में। ठीक है, चलिए क्या कहता है? 20 अगस्त 1917 में एक घोषणा की गई कि हम भारतीयों को स्वशासन देंगे। ठीक है, क्या देंगे? स्वशासन। ठीक है, 20 अगस्त 1917 में, याद रहेगी। चलिए
अब सरकार की नीति क्या थी इसमें कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, पहली तो ये नहीं थी। ठीक है, शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी लेना, शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी लेना और स्वशासन वाली स्वतंत्र संस्थाओं का विकास करना। ठीक है, स्वशासन वाली स्वतंत्र संस्थाओं का विकास करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है आपका केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि दो सदनों वाली व्यवस्था। ठीक है, मान लीजिए केंद्रीय विधानमंडल होती है। ठीक है, इसमें इसे ले लेते हैं। हाँ, केंद्रीय विधानसभा होगी, क्या होगी, केंद्रीय विधानसभा जो लोकसभा की तरह कार्य करेगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, निम्न सदन, लोकसभा की बात निम्न सदन होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य परिषद होगी जो राज्यसभा की भांति ही क्या होगा, उच्च सदन। ठीक है, इस लोकसभा यानी कि निम्न सदन में 134 सदस्य 134 सदस्य होंगे। ठीक है, जिनमें 104 निर्वाचित होंगे और 30 सदस्य नामांकित किए जाएंगे। ठीक है, वैसे ही ये जो आपका राज्य परिषद है, ठीक है, इसमें 60 सदस्य अधिकतम होंगे। अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 60 सदस्य। और 60 सदस्यों में से 34 सदस्य आपके निर्वाचित किए जाएंगे, निर्वाचित। ठीक है, और 26 सदस्य नामांकित होंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलिए, द्विसदनों की शक्तियां समान, परंतु बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट कहाँ पेश किया जाएगा, सिर्फ विधानसभा में भी। ठीक है, और महिलाओं को ना तो मत देने का अधिकार प्राप्त था, ना ही परिषद की सदस्य बन सकती थी। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात हो रही है इसमें कि जो गवर्नर जनरल है वो आपातकाल में क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता था। क्या रखता था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। कौन, गवर्नर जनरल। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से, 1919 के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है आपका, हाँ, प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत शासन आपको पता है, द्वैत शासन मैंने पिछली बार बताया था। द्वैत शासन का क्या अर्थ होता है, दो प्रांतों में बांटना। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, एक क्या बताया था, दीवानी, दूसरा बताया था निजामत। ठीक है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, दीवानी क्या होता है और निजामत क्या होता है, ये मैं आपको बता दिया है। ठीक है ना, चलिए। अब प्रांतों में द्वैत शासन का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को एक सेकंड रुकिए, भारतीयों को अपनी सरकार को स्वयं चलाने का प्रशिक्षण देना, यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, प्रांतों में देश शासन देना यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, 1919 में भारत में प्रांतों में प्रथम बार द्वैत शासन लगाया गया, परंतु 1935 में इसे समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। कहाँ पे, केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसकी विधि क्या अपनाई गई, इसकी विधि थी कि केंद्र में केंद्र सरकार होगी और प्रांत में प्रांतीय सरकार। ठीक है, केंद्र में केंद्र सरकार के लिए विधि बनेगी और प्रांत में प्रांतीय सरकार के लिए विधि बनेगी। ठीक है, इसमें प्रांतीय विषय रखे गए। ठीक है, कुछ विषय आरक्षित रखे गए। हाँ, आरक्षित विषय रखे गए। ठीक है, कुछ हस्तांतरित विषय रखे गए। ठीक है, कैसे, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय में जैसे
उदाहरण के तौर पे देख लें क्या क्या थे आरक्षित विषय में, जैसे जेल, पुलिस, न्याय, वित्त और सिंचाई और सिंचाई आदि महत्वपूर्ण फैसले। ठीक है, ठीक है। जिन पर कानून कौन बनाएगा, इन पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद। ठीक है, और ये क्या होंगे, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये जो आरक्षित विषय हैं ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, और हस्तांतरित विषय में क्या क्या रखा गया, ये इंडियंस के लिए रखा गया है, किसके, भारतीयों के लिए। ठीक है, जैसे शिक्षा, खेती, स्वास्थ्य, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन आदि आदि कम महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, इस पे कौन विधि बना सकते थे, गवर्नर प्लस भारतीय मंत्री। अब ये भी अपोजिट था कि ये व्यवस्थापिका के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी थे, उत्तरदायी। ठीक है, और इसी अव्यवस्था की वजह से, ठीक है, ये क्या हुआ, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जांच के लिए किसे भेजा गया, अलेक्जेंडर मुर्गमैन को। जांच के लिए किसे भेजा गया, अलेक्जेंडर जेंडर मुर्गमैन द्वारा इसकी जांच की गई। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। ठीक है, इसमें क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम वर्ग के लिए। ठीक है, 1919 में विस्तार को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम वर्ग के लिए बनाया गया। ठीक है, और 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। और प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, जो सीमित रखा गया। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, कब, 1924 में। तो ध्यान रहेगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, इसका प्रावधान 1924 में। ठीक है, 1924 में ही ली आयोग का गठन हुआ। किसका, ली आयोग का गठन। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही, के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्या की गई, स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कही गई कि भारतीय परिषद की शक्तियों में क्या की गई, कमी की गई। ठीक है, सदस्य 15 से कम, न्यूनतम 8, अधिकतम 12 किए गए। ठीक है, अब वेतन जो भत्ते थे, वेतन भत्ते ब्रिटिश राजस्व द्वारा दिए जाने लगे, यानी कि जो परिषद की सदस्यों की शक्ति कम कर दी और वैसे भी कमी कर दी गई सदस्यों में। ठीक है, कब, जब ब्रिटिश राजस्व से क्या दिया जा रहा था, वेतन और भत्ते दिए जा रहे थे। जब भारत के राजस्व से दिए जा रहे थे तो शक्तियां भी बढ़ाई गई, शक्तियां भी बढ़ाई जा रही थी
और क्या थी, सदस्य भी बढ़ाए जा रहे थे। ठीक है, 1935 में भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। कब? 1935 में भारत परिषद समाप्त, और भारत सचिव इसका पद जो था वो बरकरार रहा। ध्यान रहेगा कि भारत परिषद कब समाप्त की गई? 1935 में। ठीक है, इसमें भारत सचिव का पद बरकरार रहा था। ठीक है, और ये बात कही गई कि भारत सचिव की सहायता हेतु हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब कमियां पढ़ लें, 1919 की कमियां, क्या क्या कमियां थी। चलिए 1919 की कमियां पढ़ते हैं पहले, कि 1919 की क्या क्या कमियां थी। भारत, एक सेकंड, हाँ जी, भारत परिषद 1919 अधिनियम 1919 की कमियां। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहली कमी क्या थी, लिखेगा, हाँ जी, पॉइंट बना बना के लिख लीजिएगा। केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो पाई, सरकार की स्थापना नहीं। ठीक है, दूसरी क्या कमी थी इसकी, कि प्रांतों को शक्ति देने के बावजूद, शक्ति देने के बावजूद केंद्रीय नियंत्रण, यानी कि शक्ति तो दे दी प्रांतों को, लेकिन नियंत्रण किसका रहा, केंद्र का। ठीक है, नेक्स्ट है कि विषयों का अतार्किक वर्गीकरण किया गया, विषयों का अतार्किक तार्किक वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिविल सेवक राज्य सेवक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवकों की नियुक्ति राज्य सेवक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार 1919 की एक कमी है। ठीक है, एक तरफ सुधार, दूसरी तरफ विरोध दबाने की तैयारी की जा रही थी। एक तरफ सुधार तथा दूसरी तरफ विरोध दबाने की तैयारी, दबाने की तैयारी, ठीक है, की जा रही थी। और लास्ट लिख लीजिएगा कि प्रांतों में मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं था। प्रांतों में मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं, उत्तरदायित्व
का प्रावधान नहीं। नहीं, व्यक्तिगत नियुक्ति की जा रही थी, व्यक्तिगत नियुक्ति। ठीक है, ये सब क्या थे? ये भारत परिषद अधिनियम 1919 की कमियां थी। क्या क्या थी? दोबारा से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। ठीक है, प्रांतों को शक्ति देने के बावजूद किसको? केंद्र को केंद्र के अधीन क्या कर दिया? नियंत्रित कर दिया। ठीक है, विषयों का अतार्किक वर्गीकरण किया गया। ठीक है, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय रखे गए थे। ठीक है, सिविल सेवक को की नियुक्ति जो की जा रही थी, राज्य सेवकों द्वारा की जा रही थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल जो व्यवस्था थी उसका विस्तार किया गया। ठीक है, एक तरफ सुधार तथा दूसरी तरफ विरोध दबाने की तैयारी की जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रांतों में मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं और व्यक्तिगत नियुक्ति की जा रही थी। ठीक है, चलें आगे। उन्नीस सौ उन्नीस की कमी। चलिए, सुझाव। ठीक है, सुझाव दिया गया कि वैधानिक आयोग का गठन 10 वर्ष के बाद हुआ। ठीक है, 1919 एक्ट जांच करेगा। परिणाम 1927 का साइमन आयोग का गठन। ठीक है, देखिए, सुझाव दिया गया कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाए। और गठन कब हुआ? 10 वर्ष बाद। ठीक है, आयोग का गठन, वैधानिक आयोग 1919 के एक्ट द्वारा क्या की जाएगी? इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, और इसका 1919 के एक्ट का परिणाम क्या हुआ? परिणाम 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। किसका? साइमन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, ठीक है, और 1928 में साइमन भारत आया, भारत भेजा। ठीक है, और इसी के आधार पर क्या किया गया? गोलमेज सम्मेलन हुए। इसी के आधार पर गोलमेज गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, 1933 में इसका रिजल्ट निकला और इस रिजल्ट के आधार पर ही 1935 द्वारा 1935 के एक्ट द्वारा 1935 के एक्ट द्वारा 1919 के एक्ट को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, आगे कह रहा है ये, हाँ, कुछ लिख लीजिएगा कि भारतीय संवैधानिक आयोग यानी कि साइमन कमीशन, भारतीय संवैधानिक आयोग 1927 में इंग्लैंड। ठीक है, दिसंबर 1927 में कांग्रेस के प्रस्ताव द्वारा मद्रास में अधिवेशन किया गया। दिसंबर 1927 में। ठीक है, कांग्रेस
कांग्रेस का क्या किया गया? मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार किया गया। ठीक है। और वायसराय की घोषणा हुई। किसकी? वायसराय की घोषणा कब हुई? 1917 में। ठीक है। क्या घोषणा हुई? कि भारत में डोमेन स्टेटस को प्राप्त करते ही संवैधानिक विकास की परिणति है। आयोग ने एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की, जब तक लागू रखने की सिफारिश की जब तक हिंदू मुस्लिम तनाव कम ना हो। ठीक है। जब तक हिंदू मुस्लिम तनाव कम ना हो, आयोग ने पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था तब तक लागू करने की क्या की? लागू करने की सिफारिश की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1919 की कमियां हमने पढ़ ली। ठीक है, सारी ही पढ़ ली। ठीक है, तो इसको तो अलग कर देते हैं। अब क्या है? 1935। ठीक है, बात करेंगे 1935 की। ठीक है, देश में असहयोग आंदोलन फैल गया। ठीक है, भारतवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इस आंदोलन ने अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया और वर्तमान परिस्थिति को सुधारने के लिए मजबूर हो गए। अंत में 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति की गई। इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति के लिए 1919 के अधिनियम में उपबंध था। आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और भारत के सभी राजनीतिक दल ने इसका सरकार कमीशन का बहिष्कार किया। ठीक है, आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट था कि भारत में उत्तरदायी केंद्रीय सरकार की स्थापना के विरुद्ध था। ठीक है, आयोग की रिपोर्ट श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर में उल्लिखित सुधारों पर विचार करने के लिए संसद की सेलेक्ट समिति को सौंप दिया गया। इस समिति के सुझाव के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया जो पारित होकर क्या कहलाया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आगे की कहानी हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सपोर्ट करना। ठीक है ना। लाइक, शेयर और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम पढ़ेंगे 1935 के एक्ट से। ठीक है, कहाँ से पढ़ेंगे? 1935 के एक्ट से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।